कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर है। पॉलीग्राफी टेस्ट जारी है। 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट और आरोपी संजय रॉय समेत कुल मिलाकर 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है। कोर्ट की इजाजत के बाद पॉलीग्राफी जो टेस्ट है उसकी प्रक्रिया की जा रही है। तो कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट इस वक्त जारी है और इसमें जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय और इसके अलावा जो पूर्व प्रिंसिपल हैं आरजूकर अस्पताल के डॉक्टर संदीप घोष, उनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा कुल मिलाकर 7 लोग हैं जिनका पॉलीग्राफी टेस्ट है जो कि किया जा रहा है, ताकि इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी जो संजय रॉय है उसके अलावा किसी और नाम पर कोई बड़ा खुलासा हो नहीं पाया। लगातार जो सीबीआई की तफ्तीश है वो इस वक्त चल रही इस पूरे केस को लेकर। और आइए अब आपको बताते हैं कि किसका कहां पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। और ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। संदीप घोष का जो पूर्व प्रिंसिपल है उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। संजय रॉय जो मुख्य आरोपी है, ट्रेनी डॉक्टर्स और वॉलंटियर, सीबीआई दफ्तर में इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। और इसके अलावा जेल में भी पॉलीग्राफ टेस्ट आरोपी संजय रॉय का कराया जा रहा है। और जितेंद्र हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पॉलीग्राफ टेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है पूरे इन्वेस्टिगेशन का। क्या कुछ आज पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान निकलकर सामने आ सकता है और सवालों की क्या फेहरिस्त रही है सीबीआई की पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान? जी बिल्कुल, देखिए एक तरीके से पॉलीग्राफी टेस्ट को ट्रिकी टेस्ट भी कहा जा सकता है। दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान जांच एजेंसी ये जानने की कोशिश करती है कि अब तक जो आरोपी ने बयान दिए उनमें कितनी सच्चाई है, या फिर जो 7-8 दिन की पूछताछ इन सभी लोगों से की गई और आरोपी से की गई, अगर उसमें कहीं भी जांच एजेंसी को कोई शक शुबा लगता है किसी सवाल के ऊपर, तो वो पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान पूछा जाता है। पॉलीग्राफी टेस्ट दरअसल एक सामान्य प्रक्रिया, फिर कहें जांच का एक एसओपी होता है और उसके दौरान सबसे पहले जिस शख्स का या जिस किरदार का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाता है उससे सामान्य सवाल पूछे जाते हैं उसके जीवन के बारे में, और अचानक से बीच में वो सवाल डाला जाता है जिसका जवाब दरअसल जांच एजेंसी निकलवाना चाहती है या उस किरदार से उगलवाना चाहती है। कोलकाता रेप केस मामले में आज 7 आरोपी या फिर एक आरोपी और इसके अलावा 6 अन्य लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है आरकेजी कार अस्पताल के। इसके अलावा जो आरोपी है संजय रॉय, वो जेल में बंद है, उसका वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर हैं और 1 सिविक वॉलंटियर है। इन सभी का जो सीबीआई दफ्तर है कोलकाता का वहां पर किया जा रहा है। तो कुल मिला के 6 लोगों का सीबीआई दफ्तर के अंदर कोलकाता में और संजय राय जो आरोपी है उसका जेल के अंदर पॉलीग्राफी टेस्ट इस वक्त किया जा रहा है। इनके नाम इस तरीके से, मैं आपको नाम भी बताना चाहूंगा इनके। दरअसल 2 इसमें से फर्स्ट ईयर के पीजी के स्टूडेंट है जिनका आर्क और सौमित्रा, एक हाउस स्टाफ है गुलाम, एक इंटर्न है शुभदीप, और इसके अलावा एक और वॉलंटियर है जो कि संजय राय का बेहद खास बताया जाता है और वारदात वाले दिन सीसीटीवी में उसके साथ ही कैद हुआ था, उसका नाम है सौरभ। इसके अलावा संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है। इन 7 लोगों का इस वक्त पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है और इन सभी से जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वारदात के दौरान इन सभी की लोकेशन कहाँ पर थी। जैसे संदीप घोष हैं, उनको वारदात की जानकारी कब मिली, वो कब मौके पर पहुंचे, जो स्पॉट था उसको संरक्षित क्यों नहीं किया गया, सबसे पहले उन्होंने इस बात की जानकारी किसको दी, पुलिस को जानकारी देने में इतनी देरी क्यों की गई। तो ये वो तमाम सवाल होंगे जो केस से इर्द गिर्द होंगे और वो सवाल महत्वपूर्ण होंगे जिनका जवाब अब तक स्पष्ट तौर पर संदीप घोष ने या फिर कहीं इस केस से जुड़े बाकी किरदारों ने जांच एजेंसी के सामने स्पष्ट तौर पर कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए मिलेगा। जितेंद्र हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक और अपडेट है, वॉलंटियर सौरभ का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और वारदात के दिन संजय रॉय के साथ दिखा था सौरभ। आरोपी संजय रॉय का दोस्त है सौरभ। वारदात के दूसरे दिन भी आरोपी के साथ वो दिखा था। वारदात के दिन आरोपी संजय के साथ था। बताया जा रहा है कि चेलता भी गया था। साथ ही सीबीआई की टीम जांच के लिए उस जगह पर भी पहुंची थी जहां पर संजय रॉय का दोस्त और वो नजर आया था। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, संजय रॉय के दोस्त का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, उससे कौन से सवाल पूछे जाने हैं? क्या उसे पता था कि संजय ने क्या किया? जी बिल्कुल, देखिए यही सवाल है। दरअसल सीबीआई ने लगातार कोशिश की सौरभ से पूछताछ करने की, सौरभ से जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार जो सीसीटीवी में जिस वक्त वो नजर आ रहा है संजय राय के साथ, जो मुख्य आरोपी है इस केस का,
उस वक्त वो लोग क्या कर रहे थे अस्पताल के अंदर, कहां वो जा रहे थे, क्या संजय राय ने इस बारे में उसको कोई जानकारी दी थी। तो दरअसल सीबीआई सूत्रों का कहना है कि इस बारे में जब सौरभ से पहले पूछताछ की गई तो सौरभ की तरफ से कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया और वहीं से सौरभ के ऊपर शक खड़ा हुआ और यही वजह है कि सौरभ से भी पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए सच उगलवाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो संदीप घोष हैं, जब पूछताछ की गई उनसे, उस दौरान कई अनियमितताओं के बारे में अस्पताल से जुड़ी पता चला जांच एजेंसी को, उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो लगातार जांच एजेंसी को टरकाने की कोशिश करते रहे, स्पष्ट जवाब उन्होंने नहीं दिया। उनसे ये भी जानने की कोशिश की गई कि वारदात के दौरान उन्होंने सबसे पहले पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी, क्यों इतनी देर उन्होंने लगाई पुलिस को जानकारी देने में, उस वक्त मौके पर संदीप घोष के साथ और कौन कौन लोग मौजूद थे। तो ये वो तमाम जानकारियां थी जो संदीप घोष से पूछी गई पिछले 8 दिनों की पूछताछ के दौरान। लेकिन जब संदीप घोष की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया तो उनके भी पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना जांच एजेंसी के लिए बेहद जरूरी था और यही वजह कि आज इन मुख्य आरोपी संजय राय और इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट एक साथ करवाया जा रहा है। इस पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद पूरी जांच की जो दिशा है वो तय की जाएगी कि क्या वाकई जो अब तक इन लोगों ने बयान दिए वो सही थे। अगर उनमें कहीं भी शक या शुबा पाया जाता है, मतलब कोई भी संदेह पाया जाता है, तो जो जांच की दिशा है वो पूरे तरीके से बदल जाएगी। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जितेंद्र शर्मा बता रहे हैं कि इस कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी और इस मामले में जितने भी संदिग्ध हैं उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है ताकि सच सामने आ सके। कोलकाता कांड का आरोपी संजय रॉय का व्यवहार कैसा था, उसके जानने वाले उसके बारे में सोचते क्या है, जरा सुनिए। एक बात बताएं, आप लोग कितने दिनों से संजय राय को जानते थे? हम तो तकरीबन 2009 से उसको 2008-9 से जानते हैं। 2008-9 में हम लोग जब बॉक्सिंग करते थे तब उस समय हम लोग एक क्लब में करते थे, एक साथ प्रैक्टिस करते थे, तो उस दौरान हम लोग का मीट हुआ था, तभी से जान पहचान था। कैरेक्टरलेस, फ्रॉड, चीटर, ठीक है, फेक पीपल का जो बिहेवियर होता है उस तरह का पूरा। किन किन लोगों को चीट किया उन्होंने, कितने लोगों को चीट किया होगा? काफ़ी लोग हैं जो अभी पर्दा में आना नहीं चाहते हैं, पब्लिक के सामने आना नहीं चाहते हैं। जिसका है वो उससे तो रिकवरी होगा नहीं, तो जिसका है वो एक तरह का मान के चलिए कि एक तरह का लॉस। कैरेक्टर की बात करें कि कैसे कैरेक्टर लड़का था? कैरेक्टर लेस था, मॉलेस्टेशन, इव टीजिंग, सेक्स के प्रति ईगर रहता था। 100 में से 100 अटेम्प्ट यदि मिले तो वो मारता था। वो सोसाइटी में रहने लायक लड़का नहीं है। आप लोगों ने साथ छोड़ दिया था उसकी हरकतों? हाँ, साथ छोड़ दिया, कोई उससे बात नहीं करता है। और कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी के बाद विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच बांग्ला एक्ट्रेस पायल मुखर्जी पर भी हमले का मामला सामने आया है। पायल मुखर्जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपने साथ हुए हादसे की जानकारी। लाइव पोस्ट में पायल मुखर्जी काफी परेशान दिखाई दे रही। उन्होंने कहा कि जब वो अपनी कार चला रही थी तभी एक बाइक सवार ने उनसे अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए कहा और जब उन्होंने छेड़छाड़ के डर से दरवाजा खोलने से मना कर दिया तो उसने कार की खिड़की तोड़ दी और उसके ऊपर कुछ सफेद पाउडर डाल दिया। बाद में पुलिस आई और उन्हें बचाया और बाइक सवार को भी गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद ममता सरकार पर हमले और तेज हो गए हैं। बीजेपी नेता और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने कहा कि कोलकाता के पॉश इलाके में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पायल मुखर्जी का वीडियो शेयर करते हुए ममता सरकार पर कहा कि अब बंगाली अभिनेत्री पायल मुखर्जी कोलकाता के सदर्न एवेन्यू में एक बाइक सवार हमलावर के दुर्व्यवहार और हमला किए जाने के दौरान अपनी जान के डर से लाइव होती हैं। आश्चर्य है कि राज्य की गृहमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता को महिलाओं के लिए दुस्वप्न में कैसे बदल दिया और उनके सलाहकार महिलाओं को रात की ड्यूटी से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। और वहीं एक्ट्रेस पायल मुखर्जी का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पायल मुखर्जी ने अपने साथ हुई घटना के बारे में क्या कहा, ये आप देखिए। तो একটি মেয়ের মিনিমাম নিরাপত্তা বোধহয় আজকের ডেটে আমাদের এখানে নেই এবং আমি সেই কারণেই এলাম। বাইকটা আমার গাড়িতে রাদার ওর টাচ হয়েছে হওয়াতে ও এসে আমাকে আই ওয়াজ ড্রাইভিং আমাকে এসে নক করে। আমি একটু কাঁচ নামাই এবং আমাকে বলে যে দরজা খুলতে সাদার্ন এভিনিউতে। ওকে, আমি বলি যে দরজা আমি খুলবো না। আমি অবভিয়াসলি আমার একটা মহিলা হিসেবে আমার একটা সিকিউরিটির ব্যাপার আছে, আমাকে হি ক্যান মলেস্ট মি। তারপরে সাদার্ন এভিনিউতে ইউ সি সাদার্ন এভিনিউতে এসে
ঘুষি মেরে আমার গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয় এবং আমি এখান থেকে উঠতে পারছি না। পুলিশ এসেছে, পুলিশরা আমাকে এখান থেকে রেস্কিউ করবে বিকজ আমার পুরো সব জায়গায় কাঁচ হয়ে রয়েছে। আমি এখান থেকে বেরোতে আমার কলকাতা শহরে এটা মেয়েদের সিকিউরিটি। और अब खबर असम से है। असम के नागांव में ढिंग गैंग रेप केस के आरोपी की मौत से हड़कंप मच गया है। पुलिस हिरासत में मुख्य आरोपी तालाब में कूद गया और फिर क्या हुआ, देखिए पूरी रिपोर्ट। तस्वीरें असम के नौगांव में गैंगरेप केस के आरोपी तफजुल इस्लाम के खात्मे की है। आरोपी तफजुल को कल गिरफ्तार किया गया। आज सुबह पुलिस उसे क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए लेकर जा रही थी। उसने भागने की कोशिश की और तालाब में कूद गया। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। करीब 2 घंटे चले तलाशी अभियान के बाद आरोपी का शव तालाब से बरामद किया गया। गैंगरेप की इस वारदात को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिन अपराधियों ने एक नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जैसे मेरा ढींग में घटना हुआ, मैं तुरंत डीजीपी को भेजा। 2 लोगों को 2-3 घंटा में ही अरेस्ट किया। मंत्री भी उधर चला गया और आगे का भी कठोर कार्रवाई होगा ही होगा। असम के नागांव जिले में 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश था। इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सड़कों पर गुस्साए लोगों ने इंसाफ की मांग की, वी वांट जस्टिस के नारे लगाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की थी। नागांव जिले में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने अन्य 2 आरोपियों की पहचान कर ली है। इस गैंगरेप केस में 3 लोग शामिल थे। पुलिस ने फरार बाकी दोनों आरोपियों को भी ट्रेस कर लिया है। नागांव में नाबालिग से गैंगरेप के फरार दोनों आरोपियों के नाम गुलाबुद्दीन और फरीदुल हैं। दोनों की तलाश तेज हो गई है। आरोपी गुलाबुद्दीन पेशे से नाई का काम करता था, जबकि फरीदुल इस्लाम एक गाड़ी चलाता है। वही गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी तफजुल के शव को गांव वालों ने लेने से इनकार कर दिया है। लोगों ने तफजुल के घर वालों को साफ तौर पर कह दिया है कि इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले को गांव में नहीं दफनाया जा सकता। तफजुल की मौत के बाद अब लोग गुलाबुद्दीन और फरीदुल के खिलाफ काफी गुस्से में हैं। वो दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। हम लोग को मतलब पुलिस प्रशासन भी है, जो हम लोग का असम सरकार है, सबको यही अनुरोध है कि जो 2 रेपिस्ट अभी भी घूम रहे, खुले आसमान के नीचे घूम रहे, उन लोगों को हम लोग को सौंपिए। अगर आप लोग उन लोगों को मतलब ऐसा मौत नहीं दे सकते तो हम लोग देंगे। जो 2 लोग अभी बाहर है, उन दोनों को भी हम लोकल प्रशासन को यही बात बताना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उनको भी अरेस्ट कीजिए और कड़ी से कड़ी सजा उन दोनों को भी दीजिए। महाराष्ट्र में बदलापुर कांड को लेकर सियासत और ज्यादा तेज हो गई। आज बदलापुर कांड को लेकर एमबीए के घटक दल पूरे महाराष्ट्र में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें बदलापुर यौन शोषण केस पर एमबीए के धरने की हैं। पुणे में शरद पवार ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर इस मामले पर विरोध जताया। पुणे में धरने के मंच पर शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले भी दिखीं। उन्होंने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। सुप्रिया सुले ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। लोगों में पुलिस का कोई डर नहीं है। इतनी असंवेदनशील सरकार कभी नहीं देखी। जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक एमबीए का विरोध और धरना जारी रहेगा। मुंबई में भी बदलापुर कांड पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के धरने में उद्धव ठाकरे पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। लोगों के आंदोलन के बावजूद अगर राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इससे पता चलता है कि राज्य में अपराधी बेखौफ हैं, अपराधियों में कोई डर नहीं है। मुंबई कांग्रेस ने भी बदलापुर कांड पर धरना दिया। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि इंसाफ मिलने तक जंग जारी रहेगी। खबर दिल्ली से। दिल्ली के एक मदरसे में 5 साल के बच्चे की मौत पर बवाल मच गया। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान हैं। आरोप है कि शिक्षक ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। मदरसे में पढ़ने वाले 5 साल के मासूम को बीमारी की हालत में परिजनों को सौंप दिया गया। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचा तो बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। बच्चे के पूरे शरीर पर जलने के निशान थे। घटना दिल्ली के दयालपुरा इलाके के मदरसा तालीम उल कुरान में हुआ है। बच्चे की मौत के बाद मां ने उसका शव लेकर मदरसा पहुंच गई।
आरोप है कि शिक्षक ने बच्चों को इतनी यातना दी कि वो मर गया। बच्चे के गर्दन, पेट और कमर पर गहरे चोट के निशान हैं। ये मदरसा है, इतने बच्चे को चोट मार दी, चोट दिखाओ चोट। परिजनों ने बताया कि बच्चे ने 5 महीने पहले मदरसे में एडमिशन लिया था। मदरसे में पढ़ने वाले 250 छात्रों में ज्यादातर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर गुजरात से है। गुजरात के वडोदरा में श्रीजी यात्रा के दौरान हंगामा हो गया। मामला शांत करने के लिए पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। गणेश आगम यात्रा के दौरान गुजरात के वडोदरा में जमकर बवाल हुआ। तस्वीरें वडोदरा के गोरवा मधुनगर इलाके की हैं, जहां श्रीजी यात्रा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। वाहनों को निशाना बनाया गया। इस दौरान भगदड़ भी मची और पुलिस घंटों हालात पर काबू पाने की कोशिश करती रही। श्रीजी आगमन यात्रा के दौरान अफवाह फैली कि भीड़ पर पथराव किया गया, जिसके बाद हंगामा मच गया और अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस दौरान मंच से लगातार शांति की भी अपील की गई, लेकिन लोग बेकाबू हो गए, जिन्हें काबू में करने के लिए प्रशासन को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि पुलिस ने किसी भी तरह के पथराव से इनकार किया है और आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। અને આ નાસભાગની સાથે સાથે બે વાહનો જે રસ્તામાં પડેલા હતા એને નુકસાન થયેલું છે એવું ધ્યાને આવેલ છે, પણ કોણે કરેલું છે, ક્યારે થયેલું છે, આ કોના દ્વારા થયેલું છે, બધું તપાસ કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે। भगदड़ के दौरान जो वाहन रास्ते में थे उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है। इस तरह की हरकत किसकी है, क्यों की गई है, किसके द्वारा की गई, इसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। देर रात हंगामे के बाद पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। और मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी पर सरकारी आदेश को लेकर विवाद हो गया है। इस आदेश के बाद कांग्रेस ने शिक्षा में भगवाकरण करने का आरोप लगाया है। एमपी की मोहन यादव सरकार ने जन्माष्टमी पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने के आदेश दिए हैं। सरकार के आदेश पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन गई है। कांग्रेस ने मोहन सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। शिक्षा का जो माहौल है, वातावरण है, वो खराब करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ें, क्योंकि शिक्षा का केंद्र एक बड़ा अच्छा होता है, वहाँ वैचारिक पढ़ाई हो, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर हो। वहाँ हम ले जाकर ये कहें कि नहीं आप ये आयोजन करो और फिर शासकीय आदेश निकालें, तो फिर ये तो परंपरा गलत पड़ जाएगी। कल दूसरे समाज के बच्चे कहेंगे हमारा आयोजन करो, फिर क्या होगा। तो भाई बीजेपी विधायक रामेश्वरम शर्मा ने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस ईद मनाए, हम तो जन्माष्टमी मनाएंगे। कन्हैया से एलर्जी करने वाली कांग्रेस पहले राम से एलर्जी करती थी, अब भगवान कृष्ण से एलर्जी कर रही है। चाहे जितनी एलर्जी कर लो, कृष्ण जन्माष्टमी मध्य प्रदेश की धरती पर धूमधाम से मनाई जाएगी और मोहन यादव जी को फिर बधाई। पंजाब के अमृतसर से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां घर में घुसकर एक शख्स को गोली मार दी गई। अमृतसर के घर में 2 अपराधी दाखिल होते हैं और बंदूक की नोक पर एनआरआई को धमकी देना शुरू करते हैं। बातचीत बहस में बदलती है और फिर गोली की आवाज सुनाई देती है। घर की महिला और बच्चे हाथ जोड़ते हैं, मिन्नत करते हैं कि गोली मत मारो, लेकिन अपराधी इस शख्स की जान लेने पर आमादा दिखे। इतनी देर में अपराधी 2 गोली दाग चुके होते हैं। घर में बहुत देर तक हंगामा मचा रहता है। घर का छोटा बच्चा इधर उधर भागता है, बार बार मिन्नतें करता है। गोली मारने के बाद दोनों अपराधी वहां से निकल जाते हैं। तस्वीर अमृतसर के दरबुर्जी गांव की है। गोली मारने की पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस हमले में घायल हुए शख्स को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, जहां पर उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक बनी है। घर में लगे दूसरे सीसीटीवी की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गोली लगने के बाद किस तरह ये शख्स जमीन पर गिरा और उसके बाद उस पर दूसरी गोली दागी गई। और केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से आज नेपाल बस हादसे में जख्मी लोगों से मिलने काठमांडू पहुंची। हादसे में सुरक्षित यात्रियों का एयरलिफ्ट किया जा रहा है। नेपाल के पोखरा से काठमांडू जाते हुए बस हाईवे से करीब 150 मीटर नीचे मास्यारिया गदी नदी में जा गिरी। हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई। राहत में लगे यूपी सरकार के अधिकारियों ने बताया कि 51 यात्री अभी मुगलिंग में, 16 यात्री काठमांडू हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सुरक्षित लोगों को भारत लाया जा रहा है। बस हादसे में शिकार हुए ज्यादातर यात्री महाराष्ट्र के भुसावल के धरन गाँव के रहने वाले थे। महाराष्ट्र सरकार हादसे को लेकर जरूरी कदम उठा रही है। सीएम ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से बात की है। गोरखपुर से नासिक तक पीड़ितों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। खुद गृह मंत्री जी ने
एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है ये सब लोगों के मदद के लिए। उनको गोरखपुर से लेके ये नासिक तक एयरफोर्स की फ्लाइट से वो लोग यहाँ पहुँचाने की व्यवस्था कर रहे हैं और जो घायल है उनका पूरा इलाज हो रहा है। हादसे के बाद आज महाराष्ट्र के रावेत से सांसद और केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़गे और नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखाक काठमांडू के त्रिभुवन अस्पताल पहुंचे और हादसे में जख्मी लोगों से मुलाकात की। और अगली खबर आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी हुई है। दिल्ली के पास बड़े आतंकी अड्डे का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 8 आतंकवादियों पर शिकंजा कसा है। इन आतंकवादियों के तार 5 राज्यों तक फैले हैं। आप देखिए पूरी रिपोर्ट। आतंकी संगठन अलकायदा के खिलाफ हुई कार्रवाई की ये तस्वीरें राजस्थान के भिवाड़ी की है। अलकायदा से जुड़े 6 संदिग्ध आतंकियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम ने चौपानकी से इन संदिग्धों पर शिकंजा कसा। भिवाड़ी में अलकायदा मॉड्यूल का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। जंगल वाले इलाके में हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी इन आतंकियों को मिल रही थी। अलकायदा के आतंकी कैंप में इन युवाओं को धर्म के नाम पर गुमराह किया गया। सोशल मीडिया से युवकों को मिसगाइड किया गया। इनकी आतंकी ट्रेनिंग में फिटनेस पर ध्यान दिया जाता था। जूडो कराटे सिखाए जाते थे। हथियार बनाने और चलाने की ट्रेनिंग पर भी फोकस किया गया। कुछ आतंकियों को बम बनाना भी सिखाया गया। आतंकी संगठन अलकायदा के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए रांची और यूपी के अलीगढ़ में भी छापेमारी की गई। इन आतंकियों के पास गोला बारूद और खतरनाक हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा इन आतंकियों से कट्टरवादी और आतंक को बढ़ावा देने वाली किताबें भी मिली हैं। 5 राज्यों तक फैले अलकायदा के आतंकी नेटवर्क से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रायपुर में उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी मंदिर में दर्शन पूजन किया। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें रायपुर के महाप्रभु वल्लभाचार्य जी मंदिर की है। आज इस मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दर्शन पूजन किए। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। ये मंदिर कृष्ण भक्तों के लिए बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। गुजरात और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में वल्लभाचार्य के भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। वल्लभाचार्य दर्शन के मुताबिक भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्वक भक्ति के माध्यम से कोई भी गृहस्थ मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अमित शाह 3 दिनों से छत्तीसगढ़ दौरे पर कल रायपुर पहुंचे। आज नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम प्रहार के लिए दिन भर बैठक कर रहे हैं। नक्सली साजिशों के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य के गृह मंत्री के साथ भी कई योजनाओं पर अमित शाह मंथन करेंगे। कल भी अमित शाह छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे। इस दौरान रायपुर में एनसीबी ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद समीक्षा बैठक में हिस्सा लेकर मोदी की गारंटी समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर बड़ी तैयारियां की गई है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की और क्षेत्रीय सुरक्षा रक्षा सहयोग पर बातचीत। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राजनाथ सिंह अमेरिका की यात्रा पर हैं। राजनाथ सिंह और जैक सुलिवन ने भारत और अमेरिका के बीच चल रही रक्षा औद्योगिक सहयोग परियोजनाओं और इससे जुड़े संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की, जहां दोनों देशों के उद्योग मिलकर काम कर सकते हैं। जैक सुलिवन के साथ बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलकर प्रसन्नता हुई और आपसे हित के प्रमुख रणनीतिक मामलों पर बातचीत हुई है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा आपूर्ति व्यवस्था के समापन पर खुशी को जाहिर किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मेरे प्रिय मित्र अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ शानदार बैठक हुई। हमने मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की और साथ ही इसे और बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। यूपी में सरकारी नौकरियों की भर्ती पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अब अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पर सवाल उठाया। यूपी में सरकारी नौकरियों पर सरकार और विपक्ष फिर आमने सामने है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पहले दिन करीब 32% अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों का बीजेपी राज से भरोसा उठ चुका है।
यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पर अखिलेश यादव ने चिंता जताई और कहा कि 1/3 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। बीजेपी राज्य में परीक्षा व्यवस्था से भरोसा उठ चुका है। यूपी सरकार से नाउम्मीदी या कोई कुछ और वजह है। अखिलेश यादव ने कहा कि कम अभ्यर्थियों के शामिल होने के मामले की जांच होनी चाहिए। ये मामला युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव का यह बयान उस वक्त आया जब उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पहले से ही कई विवाद चल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा से दूर रहे। उनका मानना है कि इसके पीछे सरकार के प्रति अविश्वास और प्रशासन की कमजोरियां मुख्य वजह हो सकते हैं। ये एग्जाम सिस्टम की खामियों और बेरोजगार युवाओं में बढ़ती नाउम्मीदगी को उजागर करता है। और दोबारा इस्तेमाल किया जाने वाला देश का पहला हाइब्रिड रॉकेट आज लॉन्च कर दिया गया। हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 के कंपोनेंट समुद्र में सुरक्षित लैंड करने में सक्षम है। देखिए रिपोर्ट। 3, 2, 1, 0। तस्वीरें स्पेस में बड़ी कामयाबी की है। आज हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 को चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड तट से मोबाइल लॉन्च के जरिए छोड़ा गया। तमिलनाडु के स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने इसको तैयार किया है। अब हाइब्रिड रॉकेट रूमी की खासियत भी जान लीजिए। ये रॉकेट रियूजेबल है, यानी कि इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तकनीक से रॉकेट बनाने की लागत में कमी आएगी। ये ग्लोबल वार्मिंग पर रिसर्च के लिए काम करेगा और जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए डेटा हासिल करेगा। ऐसे में रूमी रॉकेट को बनाकर भारत ने स्पेस की दुनिया में एक बार फिर से तहलका मचा दिया है। इस हाइब्रिड रॉकेट को बनाने के लिए एयरफ्रेम कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है और इसे ग्लास फाइबर से बनाया गया है। देश में बनी पायरो तकनीक के साथ पैराशूट तैनात प्रणाली का इस्तेमाल भी इस हाइब्रिड रॉकेट में हुआ है। रॉकेट के इंजन में तरल ऑक्सीडाइजर और ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया गया है। ये इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म से लैस है। इसमें CO2 ट्रिगर पैराशूट सिस्टम लगा है। इसकी मदद से रॉकेट के कंपोनेंट सुरक्षित समुद्र पर वापस लैंड करने में सक्षम है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर राजस्थान से। राजस्थान के जालौर में मूसलाधार बारिश के बाद यहां पर सैलाब आ गया है। कई लोग पानी के तेज बहाव में फंसे हैं। ये खबर आ रही है। फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू जारी है। पानी में बहने से 2 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। तो राजस्थान के जालौर से खबर, जहां पर भारी बारिश और उसके बाद क्या हालात यहां पर बन गए हैं। आप जरा देखें किस तरह से तेज सैलाब आपको बहता हुआ नजर आ रहा है। और खबर यह है कि इस सैलाब में अभी कई लोग हैं जो कि फंसे हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। 2 लोगों की मौत हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है। सुंधा माता पर्वत पर मूसलाधार बारिश के बाद अचानक से पानी का तेज बहाव आ गया और यहां पर जो लोग मौजूद थे वो इस सैलाब में इस वक्त फंसे हुए हैं और सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्हें सुरक्षित यहां से निकाला जाए। और पानी सड़कों पर ऐसे बह रहा है मानो नदी हो। आप देख पा रहे हैं सड़कों पर ये डरावना सैलाब आ चुका है। जालौर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समंदर में ये पूरी सड़क तब्दील हो गई। रिहायशी इलाका आप देख रहे हैं, कई घर हैं। और आपको बता दें, एक शख्स पानी के बहाव में फंस गया जिसका रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ जालौर में एकाएक तेज बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है और किस तरीके से यहाँ तेज बहाव के बीच एक शख्स को रेस्क्यू किया गया, ये आप देख रहे हैं। वहाँ मौजूद लोगों ने शख्स का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई डैम खोल दिए गए हैं, जिसका असर दिखने लगा है। देखिए भोपाल से ये रिपोर्ट। बीती रात भदभदा डैम और केरवा डैम के गेट खोलने के बाद भोपाल का बड़ा तालाब फिर से बेकाबू हो रहा है। भारी बारिश की वजह से बाढ़ पर काबू पाने के लिए ये डैम खोले गए हैं, जिससे भोपाल के तालाब में हाहाकार मचा है। इस साल मानसून के सीजन में भदभदा डैम के गेट तीसरी बार खोले गए हैं, जिसके बाद से प्रशासन अलर्ट मोड में है। डैम पर पुलिसकर्मी और गोताखोरों को लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से निपटा जा सके। किसी भी तरह के हादसे से बचने के लिए प्रशासन ने डैम के आसपास आने वाले सैलानियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार की रात से ही लगातार बारिश हो रही है। राजधानी के कुछ इलाकों में 1 घंटे से अधिक समय तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से भोपाल में जनजीवन बेहाल है। भोपाल के कई इलाकों में पानी भर गया है। भोपाल के बड़ा तालाब का जलस्तर बढ़ चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त में भोपाल में 13 इंच तक बारिश होती है। इस महीने भोपाल में 10 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। और वहीं खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में लगातार लैंडस्लाइड हो रही है और इसकी वजह से धर्मशाला के कांगड़ा कला संग्रहालय पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन को इसकी खबर दी गई।
कांगड़ा में लगातार हो रही बारिश की वजह से बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो कला संग्रहालय भी इसकी जद में आ सकता है। पिछली बारिश में संग्रहालय के करीब भूस्खलन हो चुका है, जिससे आसपास मलबा जमा हो चुका है। संग्रहालय की देखरेख करने वाले अधिकारी प्रशासन को अलर्ट कर रहे हैं ताकि समय रहते संग्रहालय की सुरक्षा से जुड़े कदम उठाए जा सके। ये पिछले कल से हो रही है यहाँ पे धर्मशाला में बारिश, और मेन जो है हमारे म्यूजियम के लिए हमें ज़्यादा खतरा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड जैसे लग रहा है कि हो सकता है काफ़ी जो है वहाँ पे मिट्टी जो है नीचे उतर गई है, तो हो सकता है 2 दिन ऐसी बारिशें हुई तो कल को मतलब खतरा हो सकता है इस बिल्डिंग के लिए। कांगड़ा कला संग्रहालय में हिमाचल के ऐतिहासिक धरोहरों को संजो कर रखा गया है। प्रशासन को स्थानीय पटवारी ने भूस्खलन की रिपोर्ट दी है। प्रशासन का दावा है कि एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। अभी तक हमें कला संग्रहालय की तरफ से कोई भी इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन जो हमारे स्थानीय पटवारी साहिबान हैं उन्होंने हमें इस बारे में रिपोर्ट किया है, तो हम इसके मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स इसके बारे में ले रहे हैं। और त्रिपुरा में बारिश की वजह से हालात खराब हैं। एयरफोर्स का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पीड़ितों को राहत कैंप्स में पहुंचाया जा रहा है। त्रिपुरा में बाढ़ से हालात खराब है। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों करोड़ की संपत्ति पानी में समा चुकी है। सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं। प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एयरफोर्स रिलीफ ऑपरेशन में लगा हुआ है। लोगों को सैलाब की जद से बाहर निकालकर रिलीफ कैंप तक पहुंचाया जा रहा है, जहां खाने पीने का समुचित प्रबंध किया गया है। कैंप में रह रहे लोगों ने बताया कि उनके घर सैलाब में डूब चुके हैं और उनके कई रिश्तेदार भी अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। हालांकि रिलीफ कैंप में रह रहे लोग सरकार के इंतजाम और तैयारियों से संतुष्ट हैं। त्रिपुरा की ज्यादातर नदियों का जलस्तर कम हो चुका है, लेकिन सीएम हालात पर नजर लगातार बनाए हुए हैं और समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है। त्रिपुरा के ताजा हालात को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से 40 करोड़ की मदद दी गई है। प्रशासन ने जानवरों के चारे का भी इंतजाम किया है। त्रिपुरा में बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान का अभी आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती अनुमान के मुताबिक अभी तक करीब 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। उत्तरी वियतनाम में लगातार भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। थाई गुयेन शहर में भीषण बाढ़ से जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। इस बीच बाढ़ के पानी में एक कार सवार फंस गया। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। बारिश का प्रचंड प्रहार, बाढ़ का पूरे इलाके पर कब्जा, बेकाबू सैलाब ने रोकी जिंदगी की रफ्तार। वियतनाम से आई इन तस्वीरों को देखिए, सैलाब की जिंदगी पर मार देखिए। बाढ़ की वजह से इन दिनों वियतनाम के थाई गुयेन में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। बेकाबू बाढ़ से कोहराम मचा है। देखिए इन तस्वीरों को, थाई गुयेन की सड़क नदी बन गई है। सैलाब में एक लाल रंग की कार फंसी हुई है, कई फीट तक पानी भरा है और संकट में फंसा कार सवार अपना जरूरी सामान गाड़ी से निकाल रहा है। इन दिनों वियतनाम के थाई गुयेन में हर तरफ ऐसा ही मंजर दिखाई देता है। बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ से पूरा शहर पानी पानी है। अब सैलाब की मनमानी देखिए, बाढ़ के बाद तबाही के निशान देखिए। सड़क नेटवर्क टूट रहा है, जिंदगी ठहर गई है। घर, मकान और दुकानों के सामने से सैलाब खौफ बनकर दौड़ रहा है। स्थानीय लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ से बर्बादी का ऐसा मंजर स्थानीय लोगों को डरा रहा है। स्थानीय प्रशासन अब पानी की निकासी के इंतजाम कर रहा है। बड़े पैमाने पर राहत अभियान को चलाया गया है। लोगों को जरूरी सामान भी उपलब्ध कराने का इंतजाम किया गया है। बांग्लादेश के बड़े इलाके में मुसीबत की बाढ़ कोहराम मचा रही है। मकानों, दुकानों और संस्थानों के बाहर सैलाब उफान मार रहा है। देखिए बांग्लादेश से आई बाढ़ की लेटेस्ट रिपोर्ट। कुदरत का कहर देखिए, बारिश के बाद सैलाब का बवंडर देखिए। बाढ़ के पानी में कई गांव समा गए। घर, मकान, दुकान, सामान सब कुछ बर्बाद हो गया। ढाका चटगांव हाईवे की इन तस्वीरों को देखिए, हर तरफ पानी ही पानी। पूरे इलाके में तबाही मची है। सब कुछ डूब रहा है, मिट रहा है, बर्बाद हो रहा है। स्थानीय प्रशासन भी मदद देने में नाकाम है। स्थानीय लोग लहरों से जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में नुकसान हुआ है। अब बांग्लादेश में हबीगंज की इन तस्वीरों को देखिए, सड़कों पर सैलाब के साथ नदियां बह रही हैं। पानी से लबालब सड़कें त्रासदी का मंजर दिखा रही हैं। पूरे इलाके में बाढ़ का पहरा है। मकान, दुकान, संस्थानों के साथ गांव बस्ती में 5 फीट तक पानी भरा है। सैलाब में लोग फंस कर रह गए। चीख पुकार, चीत्कार मची है। बाढ़ का मंजर कलेजा चीर देने वाला है। इस बार बांग्लादेश में जबरदस्त बाढ़ आई है। डैम से आए सैलाब की वजह से देखते ही देखते सड़कों पर नदियां बहने लगी, रास्ते बंद हो गए। सड़कों पर हालात ऐसे बन गए जहां पर डूबने का डर खड़ा हो गया। जो लोग घरों के बाहर थे वो कुदरत को चुनौती देकर घरों तक पहुंचे